इस वीडियो के माध्यम से आप ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट से जुड़े जितने सारे पॉइंट बनेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। आप सीखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ एवं परिभाषा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं और साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके होने के फ़ायदे हैं, क्या इसके न होने के नुकसान हैं। इन सभी चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकर स्टडी पे। इस YouTube चैनल की इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि बहुत से लोगों के मन में ये चीज़ें चलती रहती है कि ग्रीन हाउस लिखा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा कि एक घर होगा और घर का रंग क्या होगा, घर का रंग हरा कलर का होगा। तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन हाउस का मतलब कुछ और है, ये चीज़ें कुछ और होती है, ये इसकी संकल्पना कुछ और होती है। चलिए इसको जानते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस संकल्पना को समझने से पहले, इसके प्रभाव को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे गैसें उपस्थित होते हैं जो सूर्य से आने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती है और उसके जो अवशोषित करती है, यानी उसके जो विकिरण को अवशोषित करती है उसमें ऊष्मा होती है और ऊष्मा को भी अवशोषित कर लेती है और उसको क्या करती है कि पुनः परिवर्तित न करके, यानी वह अंतरिक्ष में दोबारा उसको भेजने में अवरुद्ध उत्पन्न करती है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस जितने सारे होते हैं वो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप पाएंगे कि सूर्य से जितने सारे विकिरण वातावरण में आते हैं उसमें उपस्थित वातावरण में जो पहले से उपस्थित गैस होती है, जिसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं, वो उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और वापस उसे अंतरिक्ष में परावर्तित होने से रोकती है, यानी उसे परावर्तित नहीं करती है। जिससे क्या हो जाएगा, चूंकि सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा रहती है और ऊष्मा को अगर आप अवशोषित कर लीजिएगा और वापस उसको नहीं भेजिएगा तो मतलब क्या है कि एक जगह पे ऊष्मा स्टोर हो जाएगी और उस जगह का जो तापमान है वह वृद्धि हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इससे पृथ्वी की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। पृथ्वी की सतह की तापमान क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका प्रमुख जिम्मेदार कौन है, तो वह है आपके ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको आएंगे जलवाष्प, इसके अंतर्गत आपको आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंतर्गत आएंगे आपको मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैस। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, तो अब उसका जवाब दीजिएगा। जलवाष्प हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, मीथेन हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे। ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इनका जो काम है वह सूर्य से आने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः उसको वापस भेजने से रोक देते हैं। जिससे क्या हो जाता है कि हमारा पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, पृथ्वी की सतह का तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये थे आपके ग्रीन हाउस गैस, इसके प्रभाव और इसके प्रमुख एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ग्रीन हाउस गैस अगर हमारे पृथ्वी से हटा दिया जाए, हमारे पृथ्वी से जितने सारे ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को हटा दिया जाए तो हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही आप पृथ्वी से जितने सारे ग्रीन हाउस गैस हैं इसको आप हटा दीजिएगा तो पृथ्वी का जो तापमान है वह अचानक नीचे गिर जाएगा। यानी इसका जो तापमान है वो घट करके औसतन तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में इसको आप जानिएगा तो 0.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यानी हम जानते हैं कि हमारा जो कमरे का औसतन तापमान है वह 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एक औसतन है। कहीं कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम भी रहेगा। जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ये 25 से बढ़ के 45 भी हो सकता है, ठंडे के दिनों में ये 25 से घट के 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, अगर मौसम सामान्य रहती है तो 22, 25, 26 ऐसे रहती है। तो ये हमारा औसतन है। लेकिन जैसे इसका प्रमुख कारण क्या है कि चूँकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस उपस्थित हैं, जितने सारे ग्रीन हाउस गैस हैं वो उपस्थित हैं। अगर जैसे ही ग्रीन हाउस गैस को आप हटा दीजिएगा तो इसका जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखा रहा है प्लस में, ये घट करके सीधा -18 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा और वहां पर आप काफ़ी ठंड का अनुभूति करेंगे। यानी वहां पर आपको गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखने के लिए, तापमान को बरकरार रखने के लिए, तापमान को बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस का होना बहुत ज़रूरी है। अब ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था, तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है जोसेफ फोरियर। उन्होंने 1824 ईस्वी
में ग्रीन हाउस गैस की सर्वप्रथम सबसे पहले संकल्पना दी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रीन हाउस गैस, उसके प्रभाव और उसके होने से कौन कौन से फ़ायदे हैं, ना होने से क्या नुकसान है, इसको आपने यहाँ पर देखा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन हाउस कैसे काम करता है। ये ग्रीन हाउस अलग चीज़ है और ग्रीन हाउस गैस अलग चीज़ है। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस कैसे काम करता है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे काम करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे काम करता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस से आप कभी भी ये ना अंदाज़ा लगाइएगा कि घर जो है एक घर होगा और उसका रंग क्या होगा, हरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रीन से आप हरा मत समझिएगा। हाउस का मतलब घर तो होगा, लेकिन ग्रीन हाउस का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का कांच से बना हुआ घर होता है। और कांच कैसा होता है, तो कांच आपका पारदर्शी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पारदर्शी कांच रहता है, यानी इससे होकर के प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण आर पार चली जाती है। तो ये कांच से बना हुआ एक प्रकार का घर होता है, जो आप तस्वीर के माध्यम से यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो घर देख रहे हैं, ये कांच का बना हुआ घर है और इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे को उगाया जाता है। खास करके उष्णकटिबंधीय पौधों को उगाया जाएगा, जिनको गर्मी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब ये प्रभाव कैसे काम करता है, तो देखिए, सूर्य की किरण से जैसे ही सूर्य की किरण इस घर पे पड़ेगी, तो कांच के घर होने के कारण सूर्य की किरण जो है पारदर्शी माध्यम होने के कारण इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और अंदर प्रवेश करेगी, जिससे वहाँ की हवाएं गर्म हो जाएगी, वहाँ रखी चीज़ें गर्म हो जाएगी, मिट्टी गर्म हो जाएगी, पौधे का पत्तियाँ वगैरह उसके जो भी पार्ट है वो गर्म हो जाएंगे। और गर्म होने के फलस्वरूप क्या होगा कि ये ऊपर उठेंगे और ऊपर उठने पर जाने पर जैसे ही ये कांच से बने सतह के पास पहुँचते हैं, तो ये परावर्तित होकर के पुनः इसी माध्यम में रह जाते हैं। ये वापस नहीं जाते हैं दूसरे माध्यम में, जिससे क्या हो गया कि एक बार जो ऊष्मा इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, वह ऊष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती है। अतः इस घर में हमेशा तापमान बरकरार रहता है, चाहे सूर्योदय हो या फिर सूर्यास्त भी हो जाने के बाद, यानी रात के समय में भी इसमें ऊष्मा बरकरार रहती है। यही आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है। इसी तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव को किया जाता है, जिससे उस घर के अंदर का तापमान जो है वह हमेशा बरकरार रहता है, जो पौधे के वृद्धि विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यही आपके ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना थी, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। अब इसको देखिए, एक एक करके पॉइंट को लिखते हुए समझते चलेंगे कि ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ घर होता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, पौधे को उगाने के लिए करते हैं। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधे और हवा को गर्म करती हैं, और जब ये चीज़ें गर्म हो जाती है तो अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, ग्रीन हाउस को गर्म करती है और जो पौधे की वृद्धि उसके विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना थे, कैसे काम करते हैं इसके बारे में जाना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, इसके कौन कौन सी खासियत है, इसको चलिए देखते हैं। देखिए, इसका जो कारण है, ग्रीन हाउस प्रभाव के जो प्रमुख कारण हो क्या क्या बनेंगे, इसको चलिए जानते हैं सबसे पहले, इसके बाद इसके प्रभाव को जानेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस जो होती है वो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है, जो हमारे वातावरण को गर्म करती हैं। साथ ही साथ वनों की कटाई करने से भी ग्रीन हाउस आपको गैसें निकलेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि वन क्या करता है कि वन से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन आती है, वन से ऑक्सीजन नहीं आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शोषण के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे वन वाले क्षेत्र से हमें ऑक्सीजन भारी मात्रा में रिलीज़ होता आपको महसूस होगा। ठीक है, और जब वन ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन कम जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएगी, जो हमारे तापमान को बढ़ाएगी, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करती है। ये इसके कारण बनते हैं। आप पाएंगे औद्योगिक जितने सारे अपशिष्ट होते हैं उससे भी हमारे ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं। खास करके आप पाएंगे मीथेन जो है ये औद्योगिक अपशिष्ट से निकलते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जो वैश्विक तापमान को वृद्धि, यानी कि कहे तो पृथ्वी के तापमान को वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये उसके योगदान करती है, पृथ्वी के तापमान के वृद्धि के कारक है। ठीक है, इस तरह से लैंडफिल गैस, यानी कि मिट्टी से निकलने वाले, अंदर ज़मीन से निकलने वाले जितने सारे गैस हैं वो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मीथेन जो है ये लैंडफिल गैस के अंतर्गत आते हैं। और मीथेन साथ ही साथ आपके पशु के मलमूत्र से भी निकलने वाले गैस होते हैं, जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, जो तापमान को वृद्धि में सहायक करती है। साथ ही साथ आप कृषि की बात करेंगे, खेती की बात करेंगे, तो इससे भी हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था कि लैंडफिल गैस जिससे क्या निकलते हैं, मीथेन निकलते हैं। ठीक है, ये मीथेन निकलते हैं, और मीथेन जो है ये आपके पशु
पशु के मलमूत्र से भी निकलते हैं, और साथ ही साथ आप पाएंगे तो धान की खेती से भी मीथेन गैस निकलते हैं। तो खेती से निकला तो कौन से गैस? मीथेन। और मीथेन कौन से गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। और चूंकि ये ग्रीन हाउस गैस है तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनेंगे, ये तापमान को वृद्धि करेंगे। अतः जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, लैंडफिल गैस और खेती, इन सभी के सभी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। चूंकि यहाँ पर तापमान की वृद्धि होती है तो स्वाभाविक सी बात है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान को ये वृद्धि करेगा। साथ ही साथ ओजोन परत के क्षय का कारण बनेगा। देखिए, ओजोन परत का क्षय में सबसे प्रमुख जो गैस होते हैं वो है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC के नाम से जानते हैं। CFC जो है ये ओजोन परत के क्षय का सबसे प्रमुख गैस है, और यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अतः हम लोग सभी लोग कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है वह ओजोन परत के क्षय का कारण बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वह है वायु प्रदूषण। अब देखिए, हमारे वातावरण में जितने सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, जितने सारे गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, खास करके जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हो गया, तो इसकी जो अनुपात होती है, इसकी जो रेशियो होती है, उसमें अनुमानित अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? वायु प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा तापमान अत्यधिक गर्म हो जाता है और वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी के ये सब के कारण बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जल स्रोत का अम्लीय होना। देखिए, जल स्रोत का अम्लीय होना जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जैसे नाइट्रस, सल्फर, इस सब के जो ऑक्साइड होते हैं ये आपके जल को माध्यम को अम्लीय बना देते हैं, जो आपके जैसे कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं। जो भी जलाशय में उपस्थित जल होते हैं उसके अम्लीय होने के ये सब कारण बनते हैं। अतः ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस थे। हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जितने सारे हैं वह जल स्रोत को अम्लीय बनाने का कारण बनते हैं। इस सभी का एक निचोड़ अगर आप पाएंगे तो अंत में आपको यही मिलेगा कि जितने सारे ग्रीन हाउस गैस हैं इसका एक ही प्रभाव है कि ये चीज़ों को गर्मी बढ़ाती है। ये वातावरण में, जिस परिवेश में, किसी क्षेत्र में जहाँ पे ये रहते हैं, पाए जाते हैं, वहाँ की तापमान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, यानी गर्मी के बढ़ाने का ये काम करते हैं। ठीक है, निचोड़ अगर बात करेंगे, एक शब्द में कहना होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है उस क्षेत्र के वातावरण में की तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपके ग्रीन हाउस प्रभाव थे। आगे हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में चले जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप पाएंगे कि ग्रीन हाउस गैस जो है जीवन निर्वाह के लिए बहुत आवश्यक है। अगर जीवन निर्वाह के लिए ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेंगे तो हम सभी का जीवन अवरुद्ध हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम सभी को जीवन के लिए तापमान की ज़रूरत होती है, तापमान की ज़रूरत होती है, और तापमान की ज़रूरत को पूर्ति करने का काम हमारे ग्रीन हाउस गैस ही करते हैं। सपोज करिए कि हम सभी लोग 25 डिग्री सेल्सियस में जीते हैं, और ये 25 डिग्री सेल्सियस तभी संभव है जब ग्रीन हाउस गैस हैं पृथ्वी पर। अगर इनको हटा देते हैं तो हमारा -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो मनुष्य के और मनुष्य जैसे अनेकों सजीवों के जीवन को अवरुद्ध करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी, और एक समय के बाद मनुष्य की प्रजाति और इस तरह से बहुत सजीवों जाति की प्रजाति जो है वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। पौधे में वृद्धि की सहायक होती है, खास करके वैसे पौधे जो उष्णकटिबंधीय हैं। उष्णकटिबंधीय जितने पौधे पाए जाते हैं सब में गर्मी की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है, और ग्रीन हाउस प्रभाव इनके वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। आप पाएंगे कि पृथ्वी को ये गर्म बनाए रखती है। हमारे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के कारण ही हमारा पृथ्वी गर्म है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जीवन संभव है। अगर पृथ्वी से ग्रीन हाउस गैस को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर जीवन नहीं संभव होगा, और यही कारण है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस पाए जाने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। बाकी अन्य ग्रहों पर जीवन इसलिए नहीं संभव है क्योंकि वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। आप पाएंगे कि ग्रीन हाउस गैस जो है उष्णकटिबंधीय पौधे के उगाने के लिए प्रभावकारी हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जितने सारे पौधे होते हैं उनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और तापमान की वृद्धि करने का काम जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस ही करते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो पॉइंट थे ये हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने ग्रीन हाउस को जाना, ग्रीन हाउस गैस को जाना, उसके प्रभाव को जाना, उसके कारण को जाना, उसकी विशेषता को जाना, महत्व को जाना, उसके न होने के कौन कौन से नुकसान है, होने के कौन कौन से फ़ायदे थे, इन सभी को आपने जाना। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है और भी कोई दिक्कत है, ये वीडियो समझ में आई, नहीं समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।